चलिए पिछले क्लास में हम लोग जो चल रहे थे फटाफट याद करिए। आप सभी लोग का चल रहा था कि भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार, और विस्तार में सबसे पहला विस्तार कहां देखे? बंगाल। जब बंगाल में विस्तार हो गया तो बंगाल के बाद अंग्रेज कहां गए? मैसूर। मैसूर के बाद तब मराठा, मराठा के बाद शेख। इसी समय हम लोग पैरेलल विदेश नीति देख रहे थे, और विदेश नीति में नेपाल। नेपाल में एक संधि इंपॉर्टेंट था 1816 का सुगौली की संधि। जब नेपाल के बाद हम चले म्यांमार, म्यांमार बर्मा में हम लोग चले 1826 में यांडू की संधि, और तब हम लोग चले अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में 1879 में आपको याद होगा कौन सी संधि? तो इसमें तीनों संधि बोलो दिमाग में सेट हो गया, 1816, 1826, 1879। इसमें इस संधि के द्वारा हम लोग देखें कि क्या हुआ। इस संधि के द्वारा आपको याद है सुगौली संधि से नेपाल के सीमा निर्धारित हुआ। हम लोग देखें यांडू की संधि से क्या हुआ। तो यांडू की संधि कब हुआ? पहला में कि दूसरा में? दूसरा में कि पहला में? चलिए बोलिए, पहला में। और अराकान का क्षेत्र अधिकार हुआ, 1 करोड़ हर्जाना हुआ। और गंडमक की संधि पहला में कि दूसरा में? दूसरा में। और हम लोग देखें अफगान की विदेश नीति अंग्रेजों के अधीन हो। तो ये पिछले क्लास हम सुन चुके थे। थोड़ा सा आज हल्का तिब्बत सुनना है, और तब ब्रिटिश आर्थिक नीति, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कई बार क्वेश्चन आर्थिक नीति से ही आ जाते। 2 दिन आर्थिक नीति आपको सुना देंगे, उसके बाद आपका सेक्शन पूरा कंप्लीट। तब 1857 का विद्रोह, 2 दिन उसको सुनना है। उसके बाद सीधे डायरेक्ट गांधी जी का आगमन करें, और डायरेक्ट सीधे गांधी जी के आगमन से गांधी युग लगभग आपको मान के चलिए 6-7 क्लास लगेगा। 7 क्लास के बाद देश स्वतंत्र हो जाए। उसके बाद ही नहीं कि मॉडर्न खत्म हो, तब मॉडर्न को पिलर में बांधा जाए। बांधने का काम का मतलब मॉडर्न। उसके बाद बंधन राउंड से तुम्हारा क्लियर होगा, और बंधन का मतलब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। एक जगह बांधने शुरू में जान के नहीं पा रहे, कारण है कि जब तक पूरा सुने हुए नहीं रहोगे तो कांग्रेस पढ़ने में मन नहीं लगे। फिर गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, फिर इसी तरह बंधन राउंड जितना बांधेंगे उतना ही मॉडर्न तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग सुनेंगे तिब्बत की बात, हल्का ध्यान से समझिए। देखो, भारत के बगल में यहां से लेके यहां तक पूरा तिब्बत का ही विस्तार, और तिब्बत के ऊपर एक देश है चीन। तिब्बत के ऊपर इस देश का नाम क्या है? चीन। और तिब्बत से इधर अरुणाचल प्रदेश तक इधर सटा हुआ है भारत का पार्ट। और देखो, शुरू से ही यह जो देश है तिब्बत, यह बफर स्टेट का काम कर रहा है। 2 देशों के बीच बॉर्डर लाइन बफर स्टेट कहलाता है। तिब्बत के साथ प्लस पॉइंट क्या है? बहुत धार्मिक देश, लड़ाई झगड़ा पर कम ध्यान है। यहाँ पर जो जाति निवास करते हैं उनको लामा कहा जाता है, और ये लामा लोग बड़ा धार्मिक थे, और धार्मिक में बौद्ध धर्म के मेन पुजारी थे। इसलिए यहाँ बौद्ध धर्म के विश्व में सबसे ज्यादा मठ था, सबसे ज्यादा विश्व में मठ तिब्बत में, और गौतम बुद्ध की जगह जगह फोटो। अब यही चल रहा था तिब्बत की स्थिति। अब जैसे जैसे अब तिब्बत के ही अधीन सिक्किम में जब अंग्रेज का अधिकार हुआ, तो इसकी मजबूरी हुई कि तिब्बत से बात किया जाए। तिब्बत की राजधानी कहां थी? लहासा। आप लोग इंडिया में भी देखते होंगे लहासा मार्केट। तो लहासा मार्केट में जो लोग सामान बेचते हैं वो लोग तिब्बती है, तिब्बती लामा। अब ध्यान दें, सिक्किम पर जब अंग्रेज का अधिकार हो गया, सुगौली की संधि से यहां नेपाल का क्षेत्र हो गया, तो अंग्रेजों को लगा कि तिब्बत के साथ भी हम कुछ अपना संधि कर लें। तो इसके लिए 1903 में बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन पहला प्रयास किया कि तिब्बत के साथ हमारे अच्छी संधि हो जाए। तिब्बत एक अलग देश था, चीन एक अलग देश था। भारत का बॉर्डर मेन सटता था तिब्बत से कि चीन से? तिब्बत से। हम लोग को मेन तिब्बत से टच कर रहा है, चीन से नहीं। और इसीलिए अंग्रेज की मजबूरी हुई कि तिब्बत के साथ अच्छे संबंध बनाए। लेकिन तिब्बती जो लामा थे वो सब लामा मिला के अपने धर्म की एक गुरु बनाते थे, और पद को दलाई लामा कहा जाता था। दलाई लामा का मतलब सभी लामा का हेड दलाई। दलाई लामा व्यक्ति का नाम नहीं है, पोस्ट है। दलाई लामा जब भी बोलेंगे तो समझना पोस्ट है, उम्र भी जाएगा तो नया दलाई लामा फिर घोषित हो। और दलाई लामा कौन होगा? सभी लामा का प्रधान होगा। वो रहता कहां था? लहासा। अब ध्यान दीजिए, पूजा पाठ विशेष करना, मेन आराम से रहना, और इनका चीन और रूस के साथ मैत्री संबंध होना, यही अंग्रेज को खटक रहा था। और इसी कारण से 1904 में एक व्यक्ति है जिनके नेतृत्व में सेना भेजा गया। इसी का नाम आपसे पूछा जाएगा, बड़ा बढ़िया नाम है, यंग मने जवान, और हस्बैंड नाम है, यंग हस्बैंड। तो ये नाम भुलाने वाला है नहीं। जब तिब्बत बोलेंगे तो कहना कि वो समझ गया, जो सेना का हेड बन के गया उसका नाम क्या है? यंग हस्बैंड। इसी के नेतृत्व में लहासा में सेना। लेकिन लहासा में सेना पहुंच तो गए, लेकिन जो दलाई लामा थे वो कहीं नहीं चाह रहे थे कि हम अंग्रेज के पक्ष में रहें, इसलिए वो फरार हो। दलाई लामा भाग गया कि यहाँ रहेंगे तो हमसे साइन करवाएगा, इसलिए निकल जाना ही ठीक है, हम लामा का हेड है, हम दस्तखत किए, सब लामा का हो। तो वो जब निकल गया तो जबरन मान के चलिए कि तिब्बत में जो था एक फॉर्मेलिटी किया गया कि हमारे अधीन रहेगा, रेजिडेंट रहेगा, करके चलाया। कोई बहुत सफलता नहीं मिली। क्या तिब्बत भारत का हिस्सा बना? नहीं बना। एक कर्जन और यंग हस्बैंड दोनों का नाम केवल इंपॉर्टेंट रह गया। अब इसी में अंग्रेज 1914 जब आया तो कहा कि ऐसा करते हैं, हम लोग सीमा बना लेते हैं शांति से रहो, कि तिब्बत की सीमा भारत से सट रही, और इसीलिए तिब्बत और भारत की सीमा को जो निर्धारित किया गया, इसी को कहा गया मैकमोहन रेखा। और तिब्बत और इंडिया के बीच सीमा बन गया मैकमोहन रेखा। दोनों शांति से रहने लगे, देश अलग हम लोग अलग, कहीं दिक्कत नहीं रहा। चीन शुरुआत में बहुत मजबूत देश नहीं है, कमजोर देश है। इतना कमजोर कि जान के आश्चर्य होगा, जापान जैसा देश इसको हरा चुका। बात समझिए, चीन शुरू में बहुत मजबूत देश नहीं है, ये जापान से भी हारा, और चीन अपना सब चीज चला रहा। लेकिन भारत 1947 में आजाद हुआ, और चीन 1949 में, हम लोग से 2 साल बाद ही 1949 में यहाँ एक व्यक्ति है माओ त्से तुंग। माओ त्से तुंग चीन में हेड बन गए, और माओ त्से तुंग जब हेड बने तो ये कहे कि हमारा इतिहास प्राचीन रहा है, तिब्बत चीन साथ था, ये बाद में अलग हो गया, इसलिए हमारी जिम्मेवारी बनती है कि तिब्बत पर हम हमला करें। बात समझिए, तिब्बत कह रहा है कि हम स्वतंत्र देश है, और माओ त्से तुंग कह रहा है कि नहीं, तुम बाद में गलती से स्वतंत्र हो गया है, हमारे अंदर में रहो। और 49 में माओ त्से तुंग ने तिब्बत पर हमला कर दिया। ये लोग बेचारा पूजा पाठ करने वाला दलाई लामा देखा कि चीन का हमला है, तो दलाई लामा आहिस्ते से भारत भागा, क्योंकि हेड थे, इधर से हमला है, तो दलाई लामा इंडिया आ गया। भारत कहा कि भाई हम सर्वधर्म संभाव है, जो आना है आ जाओ। चीन कड़ा आपत्ति दर्ज किया कि दलाई लामा को पकड़ के भेजो, उससे हम दस्तखत साइन करवाएंगे कि तिब्बत चीन का हिस्सा हो चुका है। लेकिन दलाई लामा भाग गया तो दस्तखत नहीं हुई, और चीन जबरन तिब्बत पर कब्जा कर लिया। अब जबरन कब्जा करने के बाद अब दलाई लामा को जब पनाह दिया, तो इसी में जवाहरलाल नेहरू और इधर के संबंध खराब थे। अब तिब्बत पर कब्जा करने के बाद हम चीन की बदमाशी नया क्या है? अब कभी कहता है कि अरुणाचल में रहा है, कभी कहता है कि कश्मीर तरफ में रहा है, कभी कहता है इधर में रहा है। भारत कहता है कि मैकमोहन रेखा, तो चीन कहता है मैकमोहन रेखा। कौन दस्तखत किया? हम किए थे, तिब्बत किया था। तो तिब्बत किया तो हम ही मानेंगे, हमसे दस्तखत करवाओ, नया रेखा बनाओ। तिब्बत जो किया तो तिब्बत हमारे अंदर का देश था, इसी झूठ में गलती से बीच में फ्री हो गया जब हम कमजोर थे। अब कोई किसी का पोता
हमारा जमीन है, हम कब्जा करेंगे। वही हाल चीन करो। चीन इस रेखा को नहीं मान। तिब्बत के कल्चर बहुत ज्यादा अरुणाचल से मिलते हैं, सटा हुआ है अरुणाचल कल्चर और तिब्बत कल्चर। तुम यहाँ तक कि लद्दाख लेह में जाओ तो वहां भी तुम जाओगे तो 90% लोग तुम्हारा तिब्बती लोग मिले। जो लोग पुजारी जाते थे चीन के डर से भाग गए, क्योंकि चीन क्या किया, लाइन से कहा कि बौद्ध मत खत्म करो, क्योंकि चीन के माउथ से तुम कम्युनिस्ट पार्टी से थे और कम्युनिस्ट घोर नास्तिक होते, नास्तिक नहीं घोर नास्तिक। उनका कहना है धर्म अफीम है, धर्म के फेर में आदमी बर्बाद हो जाएगा, इसलिए सब तोड़ दो। अब जो विरोध किया पार लगा दो। अब जो पूजा करना है वो देखा वहां मार देगा, इंडिया भागा है। तो कई तिब्बती लोग भारत में अभी भी है और भारत यही बीच बीच में अभी भी कहता है कि तिब्बत स्वतंत्र देश। संयुक्त राष्ट्र में केस हुआ, तिब्बत के दलाई लामा कहे कि हम स्वतंत्र देश हैं, घोषणा कीजिए, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में एक वीटो पावर है, 5 देश में चीन भी शामिल है। इस पांचों में कोई एक वीटो लगाएगा तो नहीं होगा। तो अगर चारों साथ भी अमेरिका के तिब्बत स्वतंत्र होना चाहिए, अलग देश होना चाहिए, चीन कहता है वीटो, तो शांत है इसके साथ। तो इसीलिए अभी तिब्बत की कहानी आप सुने किस प्रकार से है। तो क्या तिब्बत पर भारत कब्जा किया? नहीं किया। अब यहां से हम लोगों को मेन समझना है जिसका नाम है ब्रिटिश आर्थिक नीति। अब खूब बढ़िया से सुनोगे, पहले हम चाहते हैं खूब बढ़िया से समझा ले, समझाने के बाद फिर आराम से लिखने का काम हो जाएगा। देखिए भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति क्या है। तो देखो अंग्रेज जो भारत में रहे, इतिहासकार इसके चरण को 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं वाणिज्यिक पूंजीवादी चरण, वाणिज्यिक पूंजीवादी चरण, वाणिज्यिक पूंजीवादी चरण। पहला चरण का नाम है वाणिज्यिक पूंजीवादी चरण। दूसरा चरण को हम लोग कहते हैं औद्योगिक पूंजीवादी चरण, औद्योगिक पूंजीवादी चरण। दूसरा चरण का नाम है औद्योगिक पूंजीवादी चरण। और तीसरा चरण एक और हम लोग देखते हैं। तो 3 चरण में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को आपको देखना है। ये पहला चरण जो शुरू होता है इसका फेज 1757 से लेके 1818 तक। दूसरा चरण जो चलता है 1818 से लेके 1858 तक। और एक तीसरा जो देख रहे हो औपनिवेशिक, औपनिवेशिक पूंजीवादी चरण, ये औपनिवेशिक पूंजीवादी चरण 1858 से लेके 1947 तक। ये है क्या? स्थिरता और गंभीरता से सुनो। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में 3 तरह से काम की। पहला चरण का मतलब पलासी की लड़ाई जीतने के बाद 1818 तक उसका एक ही उद्देश्य था, क्या? वाणिज्यिक पूंजीवादी, वाणिज्यिक माने व्यापार। और इसके लिए वो सिर्फ चाह रहा था कि अन्य कंपनी को भारत से भगाए। इसलिए तुम देखो इस समय बाकी कंपनियों को भगाने का अभियान चल, कि चाहे फ्रांसीसी हो जो हो, उसको हटा देना। हमको एकदम सिंगल इंडिया में रहना है, बंगाल मिल गया है, थोड़ा और जोर लगा देंगे तो सब मिल जाएगा। तो इसीलिए इसने पहला चरण में क्या किया, अन्य कंपनी को हटाने की नीति अपनाया। और दूसरा, भारत में जो भी सामान है जितना सस्ता खरीदे और जितना महंगा बेचे। और सामान बेचने के लिए एक मेन नीति रहा 1818 तक। 1818 में इंग्लैंड में एक नई चीज हो गई, क्या? औद्योगिक क्रांति। वहां मशीन से प्रोडक्शन शुरू हो। तो जैसे ही मशीन से प्रोडक्शन हुआ तो पहली बार अंग्रेजों ने 1818 में इंग्लैंड के राजा ने घोषणा किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया जाता है। तो कोई टर्निंग क्या? इसके पहले केवल भारत में एक कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी। 1818 में क्या है, इंग्लैंड की कोई भी कंपनी इंडिया में जाकर सामान बेचे। अब बताओ इंग्लैंड की कोई कंपनी, खाली ईस्ट इंडिया नहीं समझना, 1818 के बाद कोई कंपनी, सिर्फ कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ चाय और चीन के साथ बिजनेस सिर्फ करेगी कौन? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, बाकी सब कोई कर सकता। अब बताओ भारत का बाजार इंग्लैंड के लिए पूर्ण रूप से कब खुल गया? 1818। और इस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, इसीलिए नाम है औद्योगिक पूंजीवादी चरण। इस चरण में अंग्रेज एक ही चीज कर रहा, क्या? इंग्लैंड के फैक्ट्री के लिए भारत में कच्चा पदार्थ का उत्पादन। बहुत बढ़िया से समझना, क्योंकि क्वेश्चन गहराई में जाएगा तो चरण से पूछ देता और बच्चे जो इस स्टेप को नहीं समझे, चरण ही नहीं समझे। दूसरा चरण में अंग्रेज क्या कर रहा है? बाकी कंपनी बाकी इंग्लैंड में फैक्ट्री खुल गई। तो हमको इंग्लैंड में फैक्ट्री खुल गया तो 2 चीज चाहिए, पहला भारत में जो जमीन है वहां कच्चा पदार्थ का प्रोडक्शन करें जो इंग्लैंड भेज सके, और दूसरा मशीन से प्रोडक्शन हो रहा है तो सामान बहुत ज्यादा बन रहा है, इसलिए भारत में साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार करें। भले राजा कहे कि कोई बात नहीं है, हमको खाली सामान बेचने का छूट दे दे, हमारी संधि पर दस्तखत कर ले, और साम्राज्य विस्तार की नीति 1818 से 58 तक। इसलिए तुम जितना लड़ाई देखो, इस सब इसी बीच में। इस समय एक फिर लेसन आएगा, सामाजिक सुधार। इस समय अंग्रेज सबसे ज्यादा भारतीय समाज में सुधार भी कर रहा है। इस समय सुधार भी खूब कर रहा है। सुधार क्यों कर रहा है? ये मत समझना कि बहुत दया रहा, वो सुधार कर रहा है कि हमारा इंग्लैंड में सामान बन रहा है तो उस सामान के अनुसार भारतीयों को भी तो डेवलप होना चाहिए। तो इसी समय जब तुम पॉलिटी पढ़ोगे तो देखोगे कि इस समय वो एक्ट लाएगा कि शिक्षा के लिए 1 लाख के बजट, फिर कहेगा इसे पढ़ाओ, मैकाले का सिद्धांत लाओ। इस समय जान क्यों? पढ़े लिखेगा तब ना फिर मेरा जिन्स धारण करेगा। हम जिन्स बना रहे हैं, पढ़े नहीं करेगा तो जिन्स कैसे धारण करे? इस समय सती प्रथा पर रोक लगाएगा, क्यों? महिलाएं रहेंगे तब ना सामान खरीदेंगे। हम सामान बना रहे हैं, पाउडर क्रीम साबुन, मालूम चल रहा है पति मर गया तो साथे मर गया, सामान कौन खरीदे? उसको जिंदा रखना। देखो अंग्रेजी फेर में नहीं है कि भारतीयों पर दया हुआ, जो तुम जितना आगे लेसन पढ़ोगे 18-28 सती प्रथा पर रोक, 29 में रोक लगी। ये रोक लगा रहा है कि अपना सामान बेचने के फिर यही रोक, ध्यान दीजिए। इस समय क्यों नहीं? इस समय अब फिर देख रहा है 56 आते तो फिर देखोगे विधवा है तो भारतीय कहेंगे उजला साड़ी पहनो, सादा रहो, कुछ नहीं करो। फिर कहेगा सामान नहीं बिक रहा तो बचाने से फायदा नहीं हुआ, तो कहेगा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विवाह शादी कराओ, फिर बिक्री शुरू हो जाएगा। देखो बात समझना, अंग्रेजों का जो पॉलिटिक्स है ना, इस 3 चरण में तुमको समझ में आया। तो पहला चरण में उनका साम्राज्य विस्तार की नीति नहीं, पहला चरण में है कि जो भी कंपनी विदेशी आई है उसको भगा दे और हम वाणिज्य व्यापार में सबसे ऊपर। जब दूसरा चरण आया है तो वो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी है। इस समय है कि भारत से सामान चाहे तो 10% टैक्स लगेगा, बना हुआ जा रहा है तब आए तो 1% टैक्स लगे। आया हुआ सामान सस्ता और भारतीय बना के भेजेगा तो महंगा। अब बात समझो, अगर भारत में 200 रुपए में एक कपड़ा है और इंग्लैंड भेज रहा है तो 10% टैक्स 210। इंग्लैंड से 200 रुपया में अगर वो बन के आ रहा है 1% टैक्स कितना हो गया? 220। यहाँ 10% कितना हो गया जी? 220। अब ध्यान दीजिए, इसके कारण अब यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि जान के भारतीय वस्तु को भारत में ही महंगा कर और इंग्लैंड की वस्तु सस्ता कर दिया। यहाँ से नियम क्या है? कच्चा पदार्थ जाएगा तो टैक्स नहीं लगेगा, हाँ बन के वहां से आएगा तो टैक्स एकदम कम है। ये इंडिया में बना के भेजेगा उधर तो टैक्स ज्यादा रहेगा। इसके कारण इस आर्थिक नीति में पढ़ोगे भारतीय उद्योग धंधे को चौपट कर दी। इसी का एक नाम होगा अलग से, जिसका नाम 2 टर्म में देखोगे। एक, भारत के जमीन पर इंग्लैंड के फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का उत्पादन करना, कृषि का वाणिज्यीकरण कहलाएगा।
और भारतीय उद्योग को समाप्त करना ये निरुद्योगीकरण कहलाएगा। तो दो इवेंट आ रहा है, एक कृषि का वाणिज्यीकरण और दूसरा क्या है, निरुद्योगीकरण। और ध्यान दीजिए, इन लक्षण से ज्यादा जगह कब्जा करो। इस फेर में तुम देखा कि 56-57 आते आते राजा का बेटा नहीं है तो वो छीन लो, ये नहीं है तभी किसी तरह छीनो। 57 में ऐसा विद्रोह हुआ कि 58 में कहा कि नहीं छीना छीनी मत करो, भारत मिल गया है, अब यह निवेश करो। अब औद्योगिक क्रांति से इंग्लैंड में बड़े बड़े अमीर लोग रहे, तू कहे कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, लेकिन मेरा पूंजी ले लो 4 करोड़, कुछ इंडिया में इन्वेस्ट करो, फायदा होगा तो हमको देना। और इसीलिए इस चरण में इंडिया में डेवलपमेंट का काम है, रेलवे का अधिक से अधिक डेवलपमेंट, इस समय डाक का डेवलपमेंट। इस समय इंडिया में अंग्रेज पूंजी ला रहा है, कहां से, इंग्लैंड से, और इसीलिए इसका निवेश युग नाम है। और इस समय जब निवेश कर रहा है तो भारतीय भी शांत है, और 47 में फिर उनकी नीति समाप्त होती। तो बताओ ब्रिटिश आर्थिक नीति भारत में कितने चरण से गुजरा, 3 चरण। वाणिज्यिक में क्या हुआ, व्यापार पर ध्यान देना और प्रतिस्पर्धा वाला जो भी दूसरी कंपनियां उसको भगाना। औद्योगिक में साम्राज्य विस्तार पर बल देना। और इस समय बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, भारतीय समाज में हस्तक्षेप करना, सुधार करना। 1858 के बाद अंग्रेज कहा कि हम लोग सुधार मत सोचो, बहुत इमरजेंसी रहता है, इन्वेस्ट करो, इनकम करो, मरता है मरने दो, बाकी फिर मत करो। तो जब अगला लेसन तुम्हारा आएगा सामाजिक सुधार आंदोलन, तो दिमाग में सिर्फ रखना जो सुधार है जो यहीं पर, बात समझ लो, चाहे वो ठग पड़ता रहे चाहे जो पड़ता रहे, तुम देखोगे कि इस बीच में सुधार सबसे ज्यादा है। हाँ, फिर आगे सारदा एक्ट वगैरह भी इसमें भी आए, लेकिन कम आए। तो अब हम लोग 3 चरण देख लिए। अब अभी हम लोग इस लेसन में 3 भाग देखेंगे। पहला पार्ट को हम लोग देखेंगे ब्रिटिश भू राजस्व, अंग्रेज पैसा कमाने के लिए कैसा भू राजस्व पद्धति को अपनाए थे। दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे कृषि का वाणिज्यीकरण, कृषि का वाणिज्यीकरण, कृषि का वाणिज्यीकरण किस चरण में, दूसरा चरण में है। और तीसरा देखेंगे निरुद्योगीकरण, निरुद्योगीकरण का मतलब उद्योग धंधे का पतन होना, ये भी दूसरे चरण में है। और इन तीनों के बाद लेसन कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी भू राजस्व पद्धति भी बढ़िया से समझ लो। पहले ध्यान दे, भू राजस्व उस समय इनकम एक ही चीज से आता था, कहां से, जमीन से, जमीन से इनकम आए। और आपको मालूम है 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई। बक्सर की लड़ाई में जब अंग्रेज जीत गए तो 1765 में एक व्यक्ति है लॉर्ड क्लाइव, याद आया सबको, लॉर्ड क्लाइव आकर के इलाहाबाद की संधि किया। और इस संधि के द्वारा इसने मुगल बादशाह को पेंशनर बनाया। और पेंशनर बनाने के बाद बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश, ये सभी क्षेत्र पर अंग्रेजों को सत्ता की दीवानी प्राप्त हो। दीवानी का मतलब है कि पैसा कौड़ी का हिसाब किताब अंग्रेज रखे। और यहीं से 65 से उनको अब जमीन से इनकम शुरू होता है। यानी अंग्रेजों की कहानी शुरू कहां से, 65 से। लॉर्ड क्लाइव कुछ नहीं किया, कहा पैसा मुगल बादशाह जैसे वसूल करता था, नवाब जैसे वसूल करता था, चुपचाप वैसे आने दो, दिमाग मत लगा। क्योंकि एक तो भारतीय ऐसे ही आधा गुसाल है कि अंग्रेज आ गया है और ऊपर से दिमाग लगाएंगे तो दिक्कत हो। तो इसमें पूर्व की नीति को ही अपनाया लॉर्ड क्लाइव, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। लॉर्ड क्लाइव के बाद तब आगे गवर्नर आए वारेन हेस्टिंग्स। अब देखो वारेन हेस्टिंग्स ये पहली बार दिमाग लगा रहा है, ये कह रहा है कि पहले वाले पद्धति से अच्छा है हम कुछ नया करें, इनकम बढ़े। तो वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में फार्मिंग सिस्टम लाया। फार्मिंग पद्धति, अब ध्यान से समझना, फार्मिंग पद्धति को ही हम लोग आजकल कहते हैं ठेकेदारी प्रथा। ठेकेदारी प्रथा देखो इसने क्या किया, कहा कि हम हर एरिया को बांट देंगे और इसका हम एक बोली लगवाएंगे कि ज्यादा कौन दोगे और हम उतना पैसा ले लेंगे और उसको छोड़ देंगे कि तुम अपना वसूल करो, घाटा लगे फायदा लगे तुम समझो। और इसके लिए वारेन हेस्टिंग्स ने 5 वर्षीय ठेका प्रारंभ किया। देखिए फार्मिंग सिस्टम में पहला ठेका कितना साल का, 5 साल। 5 साल में हाईएस्ट बोली लगाओ, 5 साल के लिए जमीन तुम्हारा दे तो दिया, लेकिन फिर पछता रहा कि साल होता था वो चला। ये 5 साल दे दिया, 5 साल में वसूल ज्यादा ले, एक साल का रहेगा तो हमको भी बेनिफिट मिलते रहेगा। तो 72 के बाद 72, 73, 74, 75, 76 में 5 साल हो गए। तो 1976 में 1776 में इसको 5 वर्षीय से 1 वर्षीय ठेका कर दिया, हर साल ठेका हो। अब जिसको ठेका मिलेगा वो 1 साल में कौन कितना रुपया देगा, तो इतना दे दो, तुम साल भर में वसूल करो। अब जिसको ठेका मिले वो किसान को मार के पीट के एकदम खींचे रहे। इसमें अब 2-3 दिक्कत भी होने लगी, हर साल ठेका का रकम बढ़ा कि घटा, तो कभी कभी घटना भी शुरू हो। क्यों, पिछला साल काल आ गया, एकदम सुखाड़, पानी नहीं पड़ा, इस साल भी मौसम गड़बड़ है और ठेका पर चढ़ाए हुए। फिर उसी तरह का हो गया जैसे कोई आदमी अपना मकान 5 साल के लिए किराए पर लगा देता है। एक आदमी फिर पछता रहा है कि नहीं, साल किराया लगाया, साल भर के बाद सबके निकाले, अब बोली लगा कि रूम कितना देगा, हाईएस्ट बोली जो देगा उसको रूम दे दे, इसमें किराया ज्यादा मिले। लेकिन हुआ क्या, जब साले लॉन्च कर रहा है तो वही मोहल्ला में कोरोना के कारण 40 लोग मरा हुआ, पेपर में मोहल्ला एकदम बदनाम में। और 1 साल के बाद वो सब खाली के बाद ठेका लगा रहा है, बोली तो पिछला साल लगा था 500 रुपये रूम, अब 50 रुपये में नहीं पूछ रहा। ऐसा हो सकता है। तो इसके कारण इस साल ठेका में भी कभी बढ़ जाए कभी घट जाए, कितना आय होगा अंग्रेज को पता नहीं। अब यही घटना 1793 पहुंच गया, ठेका होते होते 76 से 93। इस समय अंग्रेज के हेड बन के आए लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट बात समझा रहा है तुमको, जान के आश्चर्य होगा कॉर्नवालिस का दिमाग कितना ज्यादा इधर उधर किया। इसके पहले क्या थे, तो इसके पहले थे कि जो जमीन है वो जमीन किसान का है, एक किसान है इसका कई जमीन है, फिर इसी तरह से कोई किसान है इसका जमीन है, और इसके लिए कई 1 साल के ठेका लेकर के कोई व्यक्ति बैठा है, इनसे पूरे पैसा वसूल करके अंग्रेज को दे रहा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस एक झटके में ही सब चीज भारत का सिस्टम बदल, वो एक झटका में घोषित किया कि जो 1 साल का ठेका ले रहा है हमको अस्थायी सिस्टम चाहिए, हमको मालूम होना चाहिए मेरी इनकम क्या होगी, तुमको बचे चाहे घाटा में चल जाओ, हमको उससे नहीं मतलब। और इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अचानक कहा कि हम जो व्यक्ति 1 साल का ठेका लिया था उसी को जमींदार घोषित करते हैं और हम जमींदारी प्रथा की शुरुआत करते हैं और भारत में अस्थायी बंदोबस्त होगा, कोई ठेका वगैरह नहीं होगा। और यह अस्थायी बंदोबस्त से एक झटके में जितना जमीन था सबका मालिक जमींदार को बना दिया गया। आगे किसान के कुछ नहीं, किसान का कुछ नहीं है, जमींदार से मिलो, जमींदार ही जमीन का मालिक है। और जमींदार जिसको कहा, जमींदार अपने नहीं लोगे, अब उसके यहाँ तुम दरवाजा पर बैठो, मालिक बोलो, हाजिरी लगाओ, कहो कि हुजूर कुछ दीजिए, तो कुछ जमीन देगा, वो जमीन पर तुम खेती करो, फिर उससे तुमको टैक्स वसूल करेगा। मतलब एक गांव कई किसान, एक गांव कई किसान, एक गांव कई किसान, और इन सभी के ऊपर जमींदार, सारे किसान से जमींदार टैक्स वसूल करेगा और सभी टैक्स को अंग्रेज तक जमींदार पहुंचाएगा, किसान को आना नहीं है। इस व्यवस्था को अस्थायी बंदोबस्त कहा गया। कौन लागू किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब लागू किया, 1793 में। नुकसान क्या है, किसान जमीन से खत्म हो। अब जमीन के स्वामी कौन है,
जमींदार। इतने नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस कहा कि जो भी चारागाह का मतलब जहां गाय भैंस चरेगा, ऐसे ही प्रति जमीन जो भी किसी टाइप का कोई नहर है, तालाब है, जो है, इस सब का मालिक जमींदार हो। लॉर्ड कॉर्नवालिस देखो एक झटके में ही हर चीज छीन के जमींदार को दे दी। क्यों? दिमाग लगाया कि अगर जमींदार को हम हेड बना देंगे तो फायदा क्या होगा? जमींदार गांव का सबसे मजबूत वर्ग, और ये मजबूत वर्ग हमारे पक्ष में रहेगा। कमजोर कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। और अंग्रेज इस सोच करके बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा जितने जगह कब्जा किए थे उसके 19% भाग पर जमींदारी प्रथा लागू कर दिए। और जमींदारी प्रथा में 2-3 बात आपको बढ़िया से समझना है। क्या? वो सुनो। आधार वर्ष क्या रखा गया? पहला एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस जमींदारी प्रथा का आधार वर्ष क्या रखा गया? तो 1790-91 में सबसे टाइट बोली लगा। 92 में बोली कम गया था, इसीलिए घुसा के 93 में अस्थायी कर। तो कहा 90-91 में जो बोली लगा दिया वही बोली का 1/11 भाग जमींदार लेगा और 10/11 भाग अंग्रेज ले। यानी 1/11 का मतलब क्या है? 9%। और 10/11 का मतलब क्या है? जल्दी बोलिए, कितना हो गया? तो 100 में से 9 घटा लो, कितना हो गया? 91%। अंग्रेज 91% लेगा और जमींदार 9% लेगा। लेकिन अब ध्यान से सुनना, इसके गहराई लेवल पर जो क्वेश्चन होता है तो गहराई की बात समझना। इस समय अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? 90-91 में जितना में ठेका लिए थे वो ठेका का इतना भाग रखो, बाकी पहुंचाओ। मान लो 90-91 में 11 जो है, मान लो 11,000 किलो अनाज का ठेका था, तो 11,000 किलो का 1/11 भाग का मतलब क्या हुआ? 1000 किलो। 1000 किलो जमींदार रखेगा और हिसाब से 10,000 किलो किसको पहुंचा देगा? अंग्रेज। अंग्रेज को इसी से मतलब। अब ऐसा हो सकता है कि इस साल मान लो कोई जमींदार लिया है और उसको मालूम चले कि अकाल आ गया और कुल उत्पादन 6,000 किलो हुआ। अब अंग्रेज को चिट्ठी भेजेगा कि हुजूर खाली घास है खेत, 6,000 हुआ है। तो अंग्रेज उसको रिप्लाई देगा कि घास एक अच्छी चीज है, बेचो और 10,000 किलो हमको पहुंचाओ। हम घास उस नहीं जान, हमको ही चाहिए तो चाहिए, तुमको घास हो और चाहे ज्यादा हो, हमको कोई मतलब नहीं। अब इस कंडीशन में इसको घर से घाटा लग, तो जमींदार क्या किया? जो किसान है किसका बैल छीन ले, किसको मारे, किसका घर छीन ले, जबरदस्ती किसका पिछला साल वाला रिजर्व है वो छीन ले। हमको देना है तो हम देंगे ना, और इसीलिए उतना देके अपना प्रॉफिट मारे। अगला साल खूब बढ़िया वर्षा हुई और 40,000 किलो अनाज हुआ। 40,000 किलो। अब अंग्रेज को कितना मिलेगा? तो 1/11 से फिर मत रन, ये फिक्स हो गया। 90-91 का भाग का इतना चाहिए, बस वो फिक्स है। अब 40,000 किलो आया तो जान के आश्चर्य होगा, अंग्रेज के यहाँ जाएगा 10,000 और जमींदार के यहाँ रहेगा 30,000, अंग्रेज से भी ज्यादा। और इसीलिए इसमें क्या है? नफा और नुकसान, इसका सीधा प्रभाव किस पर है? जमींदार पर। अंग्रेज पर कोई प्रभाव नहीं। अंग्रेज को उतना चाहिए, फायदा भी हो रहा है तो हमको इतने चाहिए, तुम रख। अब एक बार बताओ, तुम किसी को दो कि किराया तहसील हो और इतना किराया फिक्स कर दिया कि जो उस साल था उसी के अनुसार से मकान दे दिया, और जब तुमको मालूम चले कि हमको 10,000 दिया है और उसको 30,000 बच गया है, तो तुम अगला मकान के नियम से देगा नहीं। इसीलिए भारत में सबसे कम भाग में जमींदारी प्रथा लगा। अब सब्जेक्टिव आ गया कि सबसे कम भाग में कौन पड़ता है? तो जमींदार। अब जमींदारी प्रथा में लाभ किसको सिर्फ मिल रहा है? जमींदार को। और अंग्रेज से भी ज्यादा कई जगह मार दे रहा है। कई जमींदार पैसा वसूल करके नहीं दे रहा है। तो 1794 में अंग्रेजों ने सूर्यास्त कानून जमींदार के लिए लाया। सूर्यास्त कानून का मतलब सनसेट ला, अगर 1 अप्रैल को सूर्य डूबते डूबते नहीं पहुंचाया तो जमींदारी नीलाम कर दी जाए, जमींदारी खत्म हो जाए। तो जमींदार अंग्रेज से मिले कि हुजूर हमारा नीलाम कर दे रहे हैं, तो हमको किसान की संपत्ति हड़पने का भी अधिकार दीजिए। वो नहीं देगा तो हम क्या करें? तो सोचो, अंग्रेज ने जमींदार को ये भी पावर दिया कि कोई किसान अगर नहीं दे रहा है तो उसका संपत्ति तुम छीन सकते हो। क्यों? हम तुम्हारा जमींदारी छीनेंगे। कई जमींदार जान करके अपना संपत्ति सूर्यास्त कानून में दे देते थे, ये भी था, जान के दे देते थे। क्यों? अब उनको मालूम चला कि हम जहां के जमींदार बने हैं इसमें 12,000 किलो से ज्यादा कभी नहीं होगा और 10,000 अंग्रेज को देना होगा। मौसम अच्छा की हाल, और कोई आदमी जमींदारी ऐसा लिए हुए है कि वहां 60,000 किलो होता है और उसमें 10,000 देना। तब ताक में है कि कभी वाला मिले। अब ये वाला मिलने के लिए अनाउंस हो रहा है, सूर्यास्त कानून के नीलाम होकर बिक रहा है। तो ये क्या किया? जितना वसूल किया 12,000 सब रख ली, देगा नहीं, जमींदार को फांसी नहीं होगा, सूर्यास्त कानून से जमींदारी खत्म होगा, तो सब रख ले, जमींदारी खत्म करो, हम नया खरीद लेते हैं। तो कई लोग जान के ट्रांसफर भी करते थे। अब तुम ही बताओ, क्या जमींदारी प्रथा अनुवांशिक था? हाँ या ना? जल्दी बोलिए। तो अनुवांशिक था। हाँ। अगर इस जमींदार के 4 बेटे हैं तो उसके मरने के बाद ही 4 भागों में बढ़ जाए। अब जो बेटा नहीं देगा तो केवल उसका नीलाम होगा, 3 का रहेगा। ये अनुवांशिक है। जमींदार को जितनी सुविधा चाहिए इतना दे दिए कि ये जो क्षेत्र देख रहे हो इसको जमींदार इतना खून निकाले किसान से कि बीमार हो गए। इसको बीमारू कहा। ये बीमारू स्टेट, ये बीमारू में यही है बिहार। क्यों? शुरू में 1793 में ही अंग्रेज इतना जमींदार से खून खिंचवा लिया किसान का, कोई बेचारा एकदम लकवाग्रस्त है तो कितना दौड़े। इसीलिए बिहार में तुम देखते हो कि गांव में सिर्फ किसी भी गांव में जाओ 10 आदमी तक 20 बीघा जमीन है, 15 बीघा जमीन है, 18 बीघा जमीन है, 11वां आदमी आते आते कट्ठा में आने लगेगा। और कई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका जमीन ही नहीं हो। क्यों? ये लक्षण जमींदारी प्रथा का है। दूसरे सिस्टम में नहीं होगा। सिर्फ कहां होगा? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश, इन सिस्टम में होगा। तो पहले ये बताओ, ये जमींदारी प्रथा बिल्कुल क्लियर हो गया सबका। अब जमींदारी प्रथा के बाद ध्यान दीजिए, अंग्रेज को बड़ा सोचने पर मजबूर किया कि ये बताओ, जमींदारी प्रथा में हम फिक्स कर दिए 1790-91 में जो आया उसका 10/11 भाग हमको चाहिए। तो उत्पादन बढ़ भी रहा है तो बढ़े हुए उत्पादन में हमको कोई लाभ नहीं मिल रहा, और इसीलिए हमको चाहिए उत्पादन में लाभ मिलना। तो जब ये अंग्रेज दक्षिण भारत गए तो इस समय इनका 2 पहले से चल रहा था सेंटर, एक मुंबई और एक चेन्नई, याद है सबको? तो ये मद्रास में एक व्यक्ति है जिनका नाम है कर्नल रीड, और कर्नल रीड का ही मानना है कि जो किसान है, जमींदारी प्रथा में किसानों का हेड जमींदार है, जमींदार रख के अंग्रेज को देता है, ये किसान डायरेक्ट अगर अंग्रेज को देगा तो बीच वाला पैसा भी प्रॉफिट में चला जाए। तो इनमें ज्यादा बढ़िया हुआ, ये बीच में देने से क्या फायदा? इस समय मुनरो, ध्यान दीजिए, कर्नल रीड के बाद आते हैं यहाँ का गवर्नर बनके हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो जब गवर्नर बनके आए तो पूरे मद्रास में इसको लागू किया। बहुत बढ़िया सिस्टम है। मुंबई के हेड थे एलिफिस्टन। एलिफिस्टन को भी लगा कि जमींदारी प्रथा से ज्यादा बढ़िया है, और यही कर्नल रीड और मुनरो को इस किसान को डायरेक्ट अंग्रेज से जोड़ना, किसान को रैयत कहते हैं, इस प्रथा को रैयतवाड़ी प्रथा कहा।
जब हम कहें रैयतवाड़ी, रैयत माने किसान, किसान डायरेक्ट अंग्रेज को पैसा दे, और यह भारत में सबसे अधिक 51% भाग पर लागू किया गया। तो आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा रैयतवाड़ी कितना परसेंट? 51%। यह कितना? सबसे कम जमींदारी कितना परसेंट? 19%। असम वगैरह के भी क्षेत्र में सब यही चला, केवल बंगाल तक ही, बंगाल के बाद सब यही। अब जब अंग्रेज ऊपर की ओर गए, तो ऊपर की ओर ये जो देख रहे हो, तो यहां पर एक व्यक्ति है, इनका नाम है हॉल्ट मैकेंजी। और हॉल्ट मैकेंजी कहा कि नहीं, पूरे गांव को हम जिम्मेवार बना दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें भी खराबी है। इसमें क्या था, किसान बेचारे को डायरेक्ट पैसा देना है, अगर नहीं तय समय पर देगा तो खेत खत्म हो जाएगा। अंग्रेज ने भू राजस्व की दर काफी बढ़ा चढ़ा के रखा, जो जमींदार भी खा रहा था सब इसी पर लाती है। कई बार मौसम खराब रहे तो लोग बेचारे अपना खेत बचाने के लिए सूद पर पैसा ले, तो यहाँ पर शोषण करने वाले जमींदार थे घोड़ा पर बैठ, और यहाँ पर शोषण करने वाले मुनीम जी थे। कई सिनेमा में देखा होगा, चश्मा लगा के गोल गोल बैठा, तो समझ लेना कोई रैयतवाड़ी व्यवस्था है, और घोड़ा वाला जो देखा होगा तो समझ लेना जमींदारी। अब एक बार सूद पर जो पैसा ले लिया तो भरते रहे, वो खत्म ही नहीं हो। अब इसके कारण वो बेचारा का जमीन तमीन सब छीन। तब हुआ हॉल्ट मैकेंजी कहा कि नहीं, पूरे गांव को ही हम एक महाल घोषित करते हैं, और एक प्रथा है महालवाड़ी प्रथा, और ये प्रथा ये देख लो 51 और 19 कितना हो गया, 70, तो कितने परसेंट भाग में? 30% भाग में इसको लागू किया गया, और इसमें गांव को ही एक यूनिट माना गया, महाल, और इसी का एक राजस्व केंद्र खोला गया। हुआ कि गांव के एक हेड मुखिया जैसा होगा, उसकी ड्यूटी होगी कौन खेती नहीं कर रहा उसका छीन लो, सब मिलकर खेती करवाओ, और मिल करके हमको टैक्स। मन में आ रहा होगा कि सर जमींदार और इसमें फिर अंतर क्या रहा? तो अंतर है, जमींदारी प्रथा अनुवांशिक है, बेटा का भी होगा, ये अनुवांशिक नहीं है। जमींदारी प्रथा में आपको ध्यान रखना है कि तालाब, चारागाह, गैरमजरूआ सब किसका है? जमींदार का है। रैयतवाड़ी में जब घोषणा हुआ तो बोलो चारागाह किसका है? जल्दी बोलिए, चारागाह किसका है? तालाब किसका है? जल्दी बोलो। किसान का नहीं, सरकार का है। सरकार कही कि किसान सिर्फ जमीन पे रहो, ये सब सरकार का है, सरकारी रहेगा। हम लोग के बिहार में चारागाह कई ऐसा सुना होगा कि ऐसी टाल है, लेकिन वो सरकारी है। कारण पहले सब जमींदार का था, जिस समय जमींदारी प्रथा हटा तो सरकार कही कि एक जमींदार 50 बीघा से अधिक जमीन नहीं रख सकता, रसीद करवाओ, 50 से ज्यादा है तो सरकारी हो जाएगा। अब तुम ही जमींदार रहता तो अच्छा जमीन पे प्लॉट चढ़ाएगा कि चारागाह? अच्छा वाला, सब अच्छा वाला चौवाल या खराब वाला सरकारी हो गया, उसको हम लोग गैरमजरूआ करते। अभी जिसको तुम गैरमजरूआ कर रहे हो ना, वो उनकी जमींदारों का है जिसका जमीन इतना ज्यादा था कि रसीद कटाने में वो देखा कि हम उसको कटाएंगे तो अच्छी जमीन छूट जाएगा, अच्छा वाला कटा लिया, खराब वाला छोड़ दी। और सरकार कही कि जो जमीन पर रसीद नहीं कटाई डेट में वो सरकारी माना जाएगा, क्योंकि एक आदमी को इतना ही रखना तो मजबूरी है कि इतने के कटाएगा, बाकी नहीं कटाया तो सरकारी हो। तो कई आदमी अपना कटा लिया, ससुराल वाला के 2-4 लोग को नाम से करवा दिया, तो उसे बेईमानी करके वो लोग भी जमींदार हो गए। जिसके नाम से 50 कटा लिया तो कहा कि हाँ ये गया, हम ले लेते। तो कई लोग उस तरह का स्ट्रक्चर जमींदारी प्रथा में रहा। तो अब पहले हम लोग इतनी बात को अभी नोट करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन का स्टेप चलेंगे। तो अब जल्दी जल्दी फटाफट लिखें, नीचे हेडिंग दो, तिब्बत, नीचे हेडिंग दे दीजिए तिब्बत। तिब्बत नीचे डेस्क लिख दीजिए। तिब्बत में, तिब्बत में तिब्बती लामा का निवास स्थान था, तिब्बती लामा का निवास स्थान था, तिब्बती लामा का निवास स्थान था जो बौद्ध धर्मावलंबी थे, बौद्ध धर्मावलंबी थे। नीचे डेस्क लिख दीजिए। तिब्बत की राजधानी लहासा थी, तिब्बत की राजधानी लहासा थी, लहासा थी। नीचे डेस्क देखिए। तिब्बती लामा के धर्मगुरु, तिब्बती लामा के धर्मगुरु दलाई लामा थे। दलाई लामा कोई व्यक्ति का नाम है? नहीं, पोस्ट का नाम है, पद है। तिब्बती लामा के धर्मगुरु दलाई लामा थे। दलाई लामा थे। नीचे डबल स्टार लगा के डेस्क लिख दीजिए। तिब्बत अभियान, तिब्बत अभियान लॉर्ड कर्जन, अंडरलाइन कर देना, कर्जन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तिब्बत अभियान लॉर्ड कर्जन के समय 1903-4 में, लॉर्ड कर्जन के समय 1903-4 में यंग हस्बैंड के नेतृत्व में हुआ। यंग हस्बैंड भी अंडरलाइन कर देगा। 1903-4 में यंग हस्बैंड के नेतृत्व में हुआ, यंग हस्बैंड के नेतृत्व में हुआ। नीचे डेस्क देखिए। यंग हस्बैंड, यंग हस्बैंड लहासा तक पहुंचे, परंतु दलाई लामा, परंतु दलाई लामा, दलाई लामा वहां से भाग गए, जिससे कोई ठोस समझौता नहीं हुआ, जिससे कोई ठोस समझौता नहीं हुआ। नीचे डेस्क देखिए। भारत और तिब्बत के बीच, भारत और तिब्बत के बीच मैकमोहन रेखा निर्धारित किया गया। मैकमोहन रेखा निर्धारित किया गया। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए। ब्रिटिश आर्थिक नीति, ब्रिटिश आर्थिक नीति, ब्रिटिश आर्थिक नीति। नीचे डेस्क लिख दीजिए।
भारत में ब्रिटिश शासन को 3 चरणों में बांटते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन को 3 चरणों में बांटते हैं। 3 चरणों में बांटते हैं। पहला वाणिज्यिक पूंजीवादी चरण। पहला वाणिज्यिक पूंजीवादी चरण। वाणिज्यिक पूंजीवादी चरण ब्रैकेट में लिख दो 1757-1818। आपने ऐसे पढ़ा होगा 1813 के चार्टर से ही एकाधिकार समाप्त हो गया। सिर्फ चीन और चाय के साथ एकाधिकार रहा। 1833 के चार्टर से वो भी समाप्त हो गया और 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ही समाप्त हो। याद है ना सबको? तो यहां से 13 के चार्टर से एकाधिकार समाप्त है, लेकिन कंप्लीट रूप से इसको हम लोग मानते हैं कि 18 तक वाणिज्यिक पूंजीवादी चरण रहा है, जिसमें अपने कंपटीटिव को अपने समाप्त करना चाहा है। तो लिख दीजिए पहला नंबर वाणिज्यिक पूंजीवादी चरण 1757-1818 डैश तक लिखिए। इस चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने, दूसरे कंपनी को समाप्त करने, सस्ते दर पर सामान खरीदकर ऊंचे दर पर बेचने हेतु साम्राज्य विस्तार किया। दूसरा नंबर लिख दीजिए औद्योगिक पूंजीवादी चरण। ब्रैकेट में 1818-1858। 1818 से 1858 डैश तक लिख दीजिए। इस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुए। इंग्लैंड के कारखाना के कच्चे पदार्थ की प्राप्ति के लिए भारतीय भूमि का उपयोग किया तथा इंग्लैंड में निर्मित पदार्थ को भारत में बेचने के लिए अधिक से अधिक साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया। तीसरा नंबर लिख दीजिए औपनिवेशिक पूंजीवादी चरण 1858 से 1947। औपनिवेशिक पूंजीवादी चरण 1858 से 1947 डैश तक लिख दीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इस चरण में समाप्त हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इस चरण में समाप्त हुआ। इंग्लैंड के उद्योगपतियों द्वारा भारत में अधिक से अधिक पूंजी निवेश प्रारंभ हुए। जिससे भारत में रेलवे, हवाई जहाज, टेलीफोन, डाकघर आदि का काफी विस्तार हुआ। तो कोई बताने का उद्देश्य क्या है? अब ध्यान से समझो। कई बार होता है कि आपको प्रश्न केवल एक अंदाज से चलता है, जैसे आपको कुछ भी दे दिया कि सती प्रथा का अंत कब किया। तो आपको ध्यान रखना है कि सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप सबसे ज्यादा पहला चरण की, दूसरा के तीसरा। दूसरा समाज को ठीक बनाए, पढ़ाई लिखाए, ज्यादा डेवलप समाज करेगा तो हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा, इसे दूसरा चरण। और दूसरा चरण 1818 से लेकर के 1858 तक है। चॉइस देख के आपको अंदाजा लगेगा कहां पे चलना। तीसरे चरण में भारतीय समाज में सुधार की दिलचस्पी कम है। सिर्फ एक देखो, रेलवे यहां आ चुका है। आप पढ़े हो ना, रेलवे का पहला विकास कब है? लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में ही है। लेकिन ये नहीं कि मुंबई अब थाने चला दिया तो पूरा रेल इंडिया में हो। ये 53 में बोहनी है, विस्तार यहाँ। और इसलिए अगर क्वेश्चन देगा, कई बार होता क्या है प्रश्न विस्तार की बात करें तो विस्तार तीसरा चरण। दूसरा चरण केवल इनिशियल प्रारंभ हुआ है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग है, यहाँ पे विस्तार है। विस्तार के लिए पूंजी चाहिए, और पूंजी कहां से आ रहा है? इंग्लैंड के उद्योगपति यहाँ इन्वेस्ट कर। बोलो क्लियर है सबका? अब यहाँ नीचे हेडिंग दे दीजिए ब्रिटिश भू राजस्व पद्धति। तो आपने सुना भी भू राजस्व की 3 पद्धति है। कौन कौन? जमींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। रैयत मतलब क्या होता है? किसान। सबसे ज्यादा कौन पद्धति लागू हुआ? रैयतवाड़ी। कितना परसेंट पर? 51% पर। जमींदारी सबसे कम 19% पर। महालवाड़ी
30% पर। अब इसी को हम लोग अगले दिन लिख करके और तब अगले दिन हम लोग थोड़ा समझ लेंगे कृषि का वाणिज्यीकरण और निरौद्योगीकरण, कल आर्थिक कंप्लीट हो जाए। उसके बाद अब 1857 का विद्रोह चलेगा, लेकिन परसों आप लोग को हम चाह रहे हैं मराठा एक बार सुना, ताकि मराठा और सिक्का टेस्ट हो जाए।